तो आज हम जानेंगे पतंजलि क्या है। और यहाँ जब आप आए हैं तो आप यहाँ आके खूब खोजबीन करें, खूब सवाल करें। आपके मन में कोई सवाल आए, आप यहाँ खूब प्रश्न करें, और एक बार जब आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक बार आप देख लें कि पतंजलि ठीक है। अभी तो आप आए हैं ना, आए हैं तो आप रोगियों से बात करिए। आप यहाँ अंदर आए हैं तो घर के अंदर जाने के बाद तो सब पता लग जाता है ना, आपको खूब पता लग जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ संस्थान घूमने के लिए आएंगे तो आपको हम फैक्ट्री भी दिखाएंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे। एक बार आप खूब प्रश्न करें, लेकिन एक बार प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक बार शादी हो जाए, तो उसके बाद फिर शक करते हैं नहीं करते। एक बार खूब पूछताछ करें, लेकिन एक बार पूछताछ करने के बाद जब आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो फिर कभी भी शक और संशय नहीं करना। करना चाहिए क्या? तो आप यहां प्रश्न करिए। अभी आपको जो सत्र होंगे ना 3 दिन, आपका कोई भी सवाल है लिख लीजिए, हमें दे दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। और एक बार उत्तर मिल जाए, फिर कोई मीडिया में कहीं भी खबर आए तो आपको उससे विचलित नहीं होना, उसके प्रभाव में नहीं आना। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे पतंजलि क्या है। पतंजलि की जब हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है पतंजलि का मतलब बिस्किट, पतंजलि का मतलब घी, कोई कहता है पतंजलि का मतलब योग, कोई कहता है पतंजलि का मतलब आयुर्वेद, कोई कहता है पतंजलि का मतलब ऐसी संस्था जो सदा मुकदमे करती रहती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगती है, कभी उसके प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया जाता है। अच्छा, जितनी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो केमिकल के उत्पाद बनाती हैं, सैंपल तो इनके भी रोज फेल होते हैं, होते या नहीं होते, लेकिन इनकी खबर आपको कभी मीडिया में नहीं दिखाई देगी। पतंजलि की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पतंजलि अकेली ऐसी कंपनी है, ऐसी संस्था है जो स्वाभिमान की बात करती है, जो देश की बात करती है, जो सनातन की बात करती है, जो नशे का विरोध करती है, जो फार्मा का विरोध करती है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध करती है, जो आतंकवादियों का विरोध करती है, जो नक्सलवादियों का विरोध करती है, जो हर प्रकार का षड्यंत्र देश धर्म संस्कृति के खिलाफ हो उसका विरोध करती है। इसलिए जो आरोप लगते हैं वो पतंजलि के ऊपर लगते हैं। पतंजलि यदि केवल सामान बनाए, सामान बेचे, एक व्यापार की तरह व्यापार करे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पतंजलि का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य सामान बनाना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य व्यापार के नाम पर उपकार करना है, परोपकार करना है। पतंजलि का उद्देश्य सामान बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान बनाना है। इसलिए पतंजलि का विरोध है। आप इस कलयुग में शराबियों के साथ खड़े हो जाओ, आपको कोई आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपके ऊपर आरोप लगेगा। पतंजलि के बारे में पिछले दिनों षड्यंत्र हुआ। पतंजलि के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज को जाकर 3 बार माफी मांगनी पड़ी। कितनी बार? कोर्ट में। कोर्ट में आरोप क्या था कि आप ये दावा क्यों करते हैं कि बीपी को, शुगर को, डायबिटीज को, अर्थराइटिस को, थायराइड को, संतानहीनता को ठीक किया जा सकता है। योग से, आयुर्वेद से ये बीमारियां ठीक होती या नहीं होती? आपने अपनी कक्षाओं में देखी या नहीं देखी? हाथ खड़े करो किसी की कक्षा में खुद की या दूसरे की बीमारी ठीक हुई हो, जिसने अपनी आंखों से देखी हो। आप लोगों ने देखी है ना, आपकी कक्षाओं में होती है। अब स्वामी जी यही कहते हैं कि योग से, आयुर्वेद से ये बीमारी ठीक हो गई। बीमारी ठीक हो रही है, ये ठीक है या गलत है? ठीक है, योग आयुर्वेद से हो रही है, लेकिन गलत क्या हो गया? 1967 में एक कानून बनाया हुआ है भारत सरकार का। वो कानून क्या कहता है कि ये बीमारी, उसमें कोई 40-50 बीमारियों की सूची है। गंजापन है, लंबा करने की, बांझपन है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कैंसर है। और उस कानून में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो इन बीमारियों को अपनी पैथी से ठीक कर सकता है, क्योंकि ये बीमारियां लाइलाज हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता, इनसे कोई व्यक्ति क्योर नहीं हो सकता, केवल कंट्रोल हो सकता है, तो इसका मतलब वो चमत्कारिक इलाज का दावा करता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि उसने कानून का उल्लंघन किया, उसने ये कहा कि ये बीमारी ठीक होती है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि योग से बीपी ठीक होता है। बीपी को उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वो बीमारी है जिसको ठीक होने का कोई दावा नहीं कर सकता। तो कानून का उल्लंघन हो गया ना। आप अपनी कक्षा में योग से किसी को ठीक करें, आप यदि कोई बड़े व्यक्ति हों तो आप करें तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। तो पतंजलि के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें पतंजलि की कोई दवा गलत नहीं थी, पतंजलि ने किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं किया, पतंजलि का कोई सैंपल फेल नहीं हुआ, पतंजलि
कि दवा में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई नुकसान हो। केवल और केवल यह आरोप था कि आप इन बीमारियों के उपचार का दावा क्यों करते हो। तो क्या पतंजलि ने कुछ गलत किया? तो बदलवाने की आवश्यकता किसकी है? कानून को बदलने की आवश्यकता है। अभी देखिए, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, वो जो दवा बनाती हैं, वो दवा बनाकर आपको कुछ बेचकर वो आपको लगातार बीमार रखना चाहती हैं कि आप काम करें। पहले जो गुलामी होती थी वो तलवारों से, बंदूकों से गुलामी होती थी। व्यक्ति से काम करवाया जाता था, फिर उसका पैसा लूटा जाता था। तो पहले अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया, हमारे देश का धन लूटा। आज वो गुलामी बदल गई है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमें डिजिटल गुलाम बनाकर लूट रही हैं। पहले हमारे घरों में कोई भी स्वास्थ्य के ऊपर 4,000, 5,000, 10,000 का कोई फिक्स खर्चा होता था क्या? क्या पहले घरों में बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज बीमारियां होती थी, डिप्रेशन, एंजाइटी की? क्या हमारे घर में कोई, पुराने घरों में 30 साल पहले की बात कर लीजिए, 1990-95 तक भी आपके घर में कोई परमानेंट जगह होती थी जहां पर आप दवाइयां रखते हो? आज हर घर के ड्रेसिंग टेबल में, हर घर की डाइनिंग टेबल के ऊपर, हर घर के बेड के सिराने दवाइयां रखी हैं या नहीं रखी? रखी है या नहीं रखी? आज भी हमारे दादा परदादा जो गांव में रहते हैं, वो 100 साल के हैं, जिन्होंने कभी सुई नहीं लगवाई, कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। ऐसे लोग जीवित हैं ना, जिन्होंने कभी कोई दवा नहीं खाई। लेकिन आज जो पढ़ी लिखी नई पीढ़ी है वो बीमार ज्यादा है ना। पहले डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। पहले खाने के लिए काजू बादाम नहीं थे। पहले लोगों को नहीं पता लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है। पहले नहीं पता शुगर कितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा स्वस्थ थे। आज हमें इतना बीमार बना दिया गया है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा। वो चाहती हैं कि हर व्यक्ति जीवित रहे, मरे नहीं, काम करे, कमाई करे, और कमाई करके एक गुलाम बनकर उनकी दवाएं खरीदता रहे, उनके हिसाब से जिए, और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनको देता रहे। देता है या नहीं देता? आज हमारा तेल बदल दिया, हमारा घी बदल दिया, हमारा अनाज बदल दिया। कानून लगाकर, WHO, UN बनाकर, संस्थाएं बनाकर एक षड्यंत्र किया जाता है, और वो षड्यंत्र ये है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को बीमार करना है, हर व्यक्ति को दवा खिलानी है। हर व्यक्ति काम करेगा, कमाई करेगा, 10,000 की कमाई करेगा तो 5,000 रुपये उनको बीमारी के नाम से, दवा के नाम से देगा। पहले दवा खाते थे तो दवाई खाकर 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाते थे। आज जो दवा खाते हैं वो डॉक्टर लिखता है, वो 1 या 2 दिन में ठीक होने वाली दवा लिखता है या परमानेंट खाने वाली दवा लिखता है। पहले बुखार हुआ, एंटीबायोटिक आपने खाई, एनासिन, क्रोसिन, एनल्जीन, नवल्जीन, आपने एक टेबलेट खाई, 50 पैसे की, 1 रुपए की लेकर आए। 2 दिन 3 दिन आप दवा खाएंगे, फिर भूल जाएंगे। फार्मा कंपनियों ने सोचा कि यदि 2 दिन 3 दिन कोई दवा खाकर ठीक हो गया तो कमाई बहुत थोड़ी होगी। ऐसी बीमारी बनाई जाए जिसकी दवा आदमी खाना खाए तो खाने की चपाती के साथ खाए, चपाती नहीं भी खाए तो दवा जरूर खाए। खाना मिस हो जाए लेकिन दवा मिस नहीं हो। तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा। उन्होंने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, ऐसी बीमारियां बनाई कि जिनके रोगी व्यक्ति को सुबह शाम खाना खाए या ना खाए दवा जरूर खानी है। बनाई या नहीं बनाई? आज हर घर में है। हर घर में फिक्स खर्चा है दवाई का, 3,000, 4,000, 5,000। बीपी है, शुगर है तो दवा खानी पड़ेगी। खाना खाओ, शुगर का मरीज है तो रोटी बाद में खाएगा, पहले क्या खाएगा? दवा खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? अब जितनी दवा खाएगा तो दवा की बिक्री फार्मा कंपनियों की बढ़ेगी या कम होगी? तो फार्मा कंपनी क्या ये चाहती हैं कि आज 100 करोड़ यदि डायबिटीज के रोगी हैं तो फार्मा कंपनी ये चाहते हैं कि ये ठीक हो जाएं? वो क्या चाहती है कि आज 100 करोड़ है और हमारी बिक्री अगर 1 लाख करोड़ की है तो बिक्री 2 लाख करोड़ की करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो रोगियों की संख्या कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी? रोगियों की संख्या बढ़ेगी तो बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा। पतंजलि ऐसी संस्था है, वो कहती है कि यदि कोई रोगी हो गया तो उसको जड़ मूल से नष्ट करो ताकि उसको कोई भी दवा नहीं खानी पड़े। तो पतंजलि क्या है? आज पूरी फार्मा कंपनियों का, फार्मा माफिया का, मल्टीनेशनल कंपनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कि पतंजलि ऐसी रिसर्च क्यों कर रहा है
जिससे बीमारियों को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। अगर आपने घर में गिलोय तुलसी से, योग से अपने आप को ठीक कर लिया तो आप फार्मा कंपनियों के गुलाम नहीं बनेंगे। और देखिए, दुनिया में दो बड़े माफिया हैं, एक तो हथियार का माफिया और दूसरा फार्मा का माफिया। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो, गूगल हो, सबकी शेयर होल्डिंग इन फार्मा कंपनियों के अंदर होती है, हथियार कंपनियों के अंदर होती है। हथियार बेचने के लिए युद्ध करवाए जाते हैं। WHO से कानून बनाकर नई नई बीमारियां पैदा की जाती हैं। कोरोना नाम की बीमारी थी नहीं, पैदा की गई थी। कोरोना आज भी है या नहीं है? है ना? कोरोना कहीं गया है? जब अप्रैल 2020 में कोरोना आया था तो कोरोना का एक वेरिएंट था, एक टाइप का कोरोना था। और कोरोना ऐसा वायरस है जो अपने कितने भी रूप बदल सकता है। आपने कोरोना को मारा, एक दवाई ने असर किया, कोरोना बहुरूपिया है, मायावी है, उसने अपना रूप बदल लिया, तो दूसरी दवाई बनानी पड़ेगी। आपने एक वैक्सीन बनाई, दूसरी बनानी पड़ेगी, तीसरा वेरिएंट आ गया तो तीसरी बनानी पड़ेगी, चौथा वेरिएंट आ गया तो चौथी बनानी पड़ेगी। ऐसे कोरोना अपने अरबों खरबों वेरिएंट बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो क्या वैक्सीन से कोरोना का इलाज हो सकता है? एलोपैथी कहती है कि वैक्सीन से कोरोना का इलाज किया जाए, आयुर्वेद कहता है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा लो। कोरोना चाहे 1000 वेरिएंट बनाए, अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी तो हमारे लिए कोरोना कुछ भी नहीं है। इस धरती के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस हमारे पैदा होने से पहले आए थे। हम खत्म हो सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो बैक्टीरिया, वायरस से कभी भी लड़ा नहीं जा सकता। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर अपना बचाव कर सकते हैं। तो कोरोना आज भी है। पूरी दुनिया में कोरोना के भय के नाम से लॉकडाउन लगाया गया, भय के नाम से वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन करके कैसे नुकसान हुआ वो सब आपको पता है। कोरोना में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाई गई, टेमीफ्लू खिलाया गया, फेबीफ्लू खिलाया गया, जो प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जो एवरमैक्टिन खिलाई गई, जो स्वाइन फ्लू की दवाइयां बची हुई थी, लोगों के कंपनियों के गोदाम भरे हुए थे, तो WHO से ये कानून पास करवा दिया गया कि ये टेमीफ्लू नाम की दवा जो स्वाइन फ्लू के लिए बनाई गई थी 10 साल पहले, ये दवा खिला दो, इससे कोरोना रुक जाएगा। और जब वो दवा क्योंकि काम नहीं करती थी, दवा के गोदाम जब खाली हो गए, तो उसी WHO ने 1 साल बाद कहा ना कि कोरोना के ऊपर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टेमीफ्लू, फेबीफ्लू, एवरमैक्टिन, प्लाज्मा थेरेपी, ये कोई भी काम नहीं करती थी, ये सारा ट्रीटमेंट गलत था। कहा या नहीं कहा? ट्रीटमेंट प्लाज्मा का कोरोना का किया, ब्लैक फंगस आई, व्हाइट फंगस आई, येलो फंगस आई, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसके सामने सारी एंटीबायोटिक फेल हो गई। तो षड्यंत्र करने का काम ये फार्मा कंपनी करती हैं। WHO कानून बनाता है कि आप कहीं जाएंगे तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा, वैक्सीन बिकेगी तो कंपनी लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे। आप पैसा नहीं दे सकते तो सरकारों पर दबाव बना दिया कि सरकार आपका पैसा दे। सरकार पैसा कहां से लाती है? सरकार तो आपसे ही पैसा लेगी। आप डायरेक्ट नहीं दे सकते तो आपके तेल के ऊपर, साबुन के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर टैक्स लगाएगी। हर गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है या नहीं देता? तो ये षड्यंत्र करके लाखों करोड़ रुपए लूटे गए। और आज भी कोरोना है, जिन्होंने गिलोय का सेवन किया वो कोरोना से बच गया। तो ये गिलोय के सेवन की बात तो हम पहले भी बता सकते थे, WHO भी तो बता सकता है ना कि इम्यूनिटी बढ़ा लो, और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गिलोय का सेवन कर लीजिए, तुलसी का कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने भी गिलोय, तुलसी या ट्रेडिशनल थेरेपी की कोरोना के लिए बात की, उनको बैन लगा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी रिसर्च को रोक दिया गया। पतंजलि ने भी जब कहा कि हमने कोरोनिल बनाई है, हमने अणु तेल बनाया है कि वायरस सबसे पहले नाक से जाता है, और ये अणु तेल 2000 साल पुरानी थेरेपी है। ये अणु तेल ब्लैक फंगस पर, येलो फंगस के ऊपर भी काम करता है। और ये अणु तेल पतंजलि का नहीं है, ये अणु तेल तो 2000 साल पहले महर्षि चरक सुश्रुत ने अपनी ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे बारिश का पानी लें, शुद्ध जल लें, उसमें ये जड़ी बूटियां, ये भस्में डालें। 35 प्रकार की जड़ी बूटियां और भस्में डालने के बाद अणु तेल बनता है, और वो अणु तेल के अंदर ये ताकत है, इतना बारीक है वो कि यदि उसको नाक में डाल लिया जाए, और वायरस यदि नाक के अंदर है गले तक, तो वो अणु तेल उसको वहीं पर किल करने का काम कर देगा। अणु तेल के ऊपर पतंजलि ने 5 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए, और बाद में
वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि हम ऐसी नेजल ड्रॉप बनाएंगे जो वैक्सीन का काम करेगी, नाक से भी वैक्सीन लगा देंगे। वो तो नाक से वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन हमने यदि 2000 साल पहले ये कहा कि अणु तेल से कोरोना रोका जाता है, तो वो हमें कहते हैं कि तुम तो ढोंगी हो, आडंबरी हो, पाखंडी हो, झूठे हो। तो अणु तेल अभी भी प्रभावी है। तो हमने कोरोनिल बनाई गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी के साथ। तो क्या षड्यंत्र किया कि पतंजलि तो झूठ बोलता है, पतंजलि ने झूठा इलाज का दावा किया, कोरोनिल को बदनाम करने का काम किया या नहीं किया। और ये सारा लॉबी कितनी खतरनाक है कि ये ड्रग माफिया, फार्मा माफिया के साथ जितना मीडिया है वो सब मिला हुआ है। फेसबुक के शेयर उन कंपनियों में है। आपने फेसबुक के ऊपर कोरोना काल में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा या आयुर्वेद की बात की, तो फेसबुक ने आपकी पोस्ट को रोका या नहीं रोका? रोका या नहीं रोका? याद करो, किस किस की पोस्ट को रोका जिसके नीचे लिखा हुआ आया कि कोविड की इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, आप मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। हमारे लाखों पेज जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उसको फेसबुक ने उड़ा दिए। वो कहता है कि कोरोना तुम्हारा गिलोय से ठीक हुआ, ये क्यों कहते हो? उड़ाए कि नहीं उड़ाए? आपको भी वार्निंग मिली होगी कि नहीं मिली होगी? कईयों के पेज 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिए कि आप ऐसी पोस्ट करोगे तो 3 दिन के लिए आपके पेज को ब्लॉक करते हैं, आपका पेज 3 दिन बाद खुलेगा। कौन कौन है जिनके पेज ब्लॉक किए थे उस समय? हाथ खड़ा करो। कुछ लोग तो यहां पर है। आप कोरोना का इलाज गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से कर सकते हैं। यूट्यूब आपके वीडियो की रीच रोक देगा, आपके चैनल को उड़ा देगा, फेसबुक रीच रोक देगा। तो षड्यंत्र कितना गहरा है कि आपके पास वही सूचना पहुंचेगी जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंचाना चाहती हैं। और इनका सिस्टम कितना मजबूत है आप अंदाजा लगा के देखिए। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आपके घर में, रसोई घर में कितने बजे जाते हैं? आप कितने कदम चलते हैं? बाथरूम में कितनी देर लगती है आपको? टॉयलेट में कितनी देर लगती है? आप क्या देखते हो? आप क्या सोचते हो? आप क्या पसंद करते हो? आप कोई रील देखते हो तो मान लीजिए आपने एक सांप की रील देख ली, 10 सेकंड तक रील देखी, तो पता लग जाएगा आपका इंटरेस्ट सांपों के अंदर है। अगली रील आपको वही आती है या नहीं आती? तो आप देखिए कितनी आपकी कितनी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपका प्रोफाइल बना हुआ है, आपने एक बार सर्च कर लिया डायबिटीज की दवा कौन सी है, तो आपको जो ऐड आएगा वो ऐड नहीं आएगा। मतलब अखबार में कोई ऐड छपता है तो अखबार का ऐड सबको बराबर दिखाई देता है कि नहीं देता? लेकिन ये ऐसा मीडिया है कि इसमें यदि आपको डायबिटीज है तो आपके लिए अलग ऐड आएगा। और तो और देखिए, ये फेसबुक का, ये गूगल का, ये माइक्रोफोन, ये आपकी 24 घंटे बात सुनता है। हम जो बात कर रहे हैं ना, ये भी ये सुन रहा है। आपको याद रहे ना रहे, ये सारी बातें सुन रहा है। आप यहां बैठकर, हमें फ्रिज खरीदना है, हमें 365 लीटर का फ्रिज लेंगे, जैकेट लेंगे, हमें ये काम करना है, तो आप कुछ खरीदने की बात करें, फोन पास रखा है, आपने सर्च नहीं किया, आपने किसी से फोन पे बात नहीं की, केवल पास बैठ के कुछ कहा, तो वही शब्द ये पकड़ लेगा। आपने गुजराती में कहा, मराठी में कहा, ये उसी को डिकोड कर लेगा। और आप जब भी गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो अगला विज्ञापन आपको किसका आएगा? फ्रिज का आपको विज्ञापन आएगा। किसका आएगा? आता है कि नहीं आता? ये आपने देखा कि नहीं देखा? आपका टीवी है, उसमें कैमरा लगा हुआ है। आपके घर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उन सबका डाटा सीसीटीवी बनाने वाली कंपनियों को जाता है। भारत में लाखों कैमरे चाइना के लगे हुए हैं और चाइना के कैमरों में सारा डाटा चला जाता है। कैमरे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो आपको पहचान लेते हैं कि 10 आदमी हैं तो 10 आदमियों में वो पहचान लेंगे कि राकेश जी कौन से हैं, शिवनारायण कौन सा है। हमने पतंजलि में ऐसे कैमरे लगाए हुए हैं कि फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, किसी ने कैप नहीं लगाई या किसी ने दस्ताने नहीं पहने तो उसको कैमरा आइडेंटिफाइड कर लेता है और उसको नोटिस जारी हो जाता है। ये तो हमने भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हमें मॉनिटर किया जा रहा है। तो इतना गहरा षड्यंत्र चल रहा है कि ये फार्मा कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी ये नहीं चाहती कि कोई संस्था या व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जिससे इनके भोग, वासना, नशे और ड्रग्स के कारोबार में कोई अड़चन आए, कोई रोक आए। तो ये लड़ाई कितनी बड़ी है, आपको थोड़ा समझ आया? थोड़ा स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और मेरी जितनी बातें हैं, यहां से हम जो बात करें, कोई भी वक्ता करें, आप उनको खूब रिसर्च करें, उनके फैक्ट चेक करें। हम आपको कोई भी बात सुनी सुनाई बिना तर्क, तथ्य और प्रमाण की नहीं कहेंगे।
कोरोना के बारे में भी जो मैंने सारी बातें कही हैं, आप चाहें इनकी रिसर्च कर सकते हैं, सारी बातें सच मिलेंगी। कोरोना आज भी है, कोरोना के हजारों वेरिएंट है, लेकिन आज कोई हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि सबकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। और आप कल्पना करो यदि लॉकडाउन नहीं लगाते, सबकी लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक करके लोगों को कह दिया जाता कि थोड़ा गिलोय का सेवन कर लो, तो पूरी दुनिया केवल गिलोय से, तुलसी से कोरोना से लड़ सकती थी कि नहीं लड़ सकती थी? अब दिक्कत क्या है कि फार्मा कंपनी जब कोई दवा बनाती है तो एक दवा बनाने में 70 से लेकर 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक रिसर्च करने में, कि गिलोय से जुखाम ठीक होता है, गिलोय से खांसी ठीक होती है, गिलोय से लीवर ठीक होता है, तुलसी से गला ठीक होता है। ये रिसर्च करने से 70 से लेकर 700 करोड़ रुपए जब खर्च होते हैं, तो इस एक रिसर्च में जो फार्मा कंपनी दवा बनाती है तो 700 करोड़ रुपए खर्च करके वो ऐसी रिसर्च करती हैं जिसको कोई डिब्बे में पैक की जा सके, जिसको बेचा जा सके, जिसका पेटेंट लिया जा सके।